हेलो फ्रेंड्स। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो 2018 तक हो गया है, 2019 का कर रहे हैं आज सॉल्व। तो 2019 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2018 तक हो गया, 2019 सॉल्व करते हैं। देखिए, दो हजार उन्नीस का सबसे पहले वही बहुविकल्पीय से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त लिखिए। कह रहा है निम्नलिखित में 9 का अपवर्त लिखिए। अपवर्त है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला ऑप्शन है 1, 9, 11, 13। ऑप्शन नंबर दूसरा है 9, 18, 27, 36। ऑप्शन नंबर तीसरा है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। ऑप्शन नंबर चौथा है 18, 21, 25 और 30। हम आपको बताए थे किसी भी का अपवर्त लिखना है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जैसे 9 का लिखना पहले 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, जितना पूछे उतना करते चले जाइए। यानी अपवर्त वही नंबर होगा जो 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। पूरी तरह 9 से क्या होगा, कट जाएगा। देखिए पहले में 1 9 से कट रहा है, नहीं। 9 9 से कट जाएगा, 11 नहीं कटे, खत्म भाई। एक जब पूरा नंबर कटेगा वही अपवर्त होगा। 9 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 18 कट जाएगा, कट जाएगा। 27 कट जाएगा, कट जाएगा। 36 कट जाएगा, कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है, एकदम से सही है। तीसरा चेक करते हैं, क्या 3 9 से कटेगा, नहीं। 9 तो 3 से कटेगा, लेकिन 3 9 से नहीं कटेगा। 6 नहीं, 9 कटेगा, 12 खत्म। 18 कटेगा, 21 नहीं कटेगा, खत्म। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, सही है। अब 9 का कितना भी विवर्त पूछे, इसमें 4 लिखा है, 5 पूछे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 से 63। करते टेबल लिखते चले जाए, आपका काम होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। कल मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको अभाज्य संख्याएं बताया हूं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। 100 के बीच, 1 से 100 तक बीच में आप याद ही कर लीजिए। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। कौन कौन से 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या होंगे? 31 लीजिए, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। 30 और 40 के बीच में यही संख्याएं तो आएंगी। अब इसमें से देखते हैं हम अभाज्य कौन सा है। 31 क्या किसी और नंबर से कटेगा? 31 और 1 के अलावा नहीं, तो ये तो हो गया अभाज्य। 32 2 से कट जाएगा, 33 11 से कटेगा, 34 2 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा, 36 2 से कट जाएगा, 37 किसी से नहीं कटेगा, 38 2 से कट जाएगा, 39 13 से कट जाएगा, यानी 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि 37 और 31 दो नंबर किसी से नहीं कटेंगी। तो यही दोनों नंबर हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और ये आंसर नंबर कौन सा है, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर है 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तीन संख्याएं किस रेशियो में है? 1:2:3:3 के अनुपात में है। अनुपात में है।
ठीक है तो यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा, यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हैं। देखो एक बात याद रखो, यदि कोई संख्या A/B/C के अनुपात में हो और उनका मासा दिया हो, तो संख्याएं अगर इस रेशियो में है तो पहली संख्या क्या होगी, A इंटू मासा होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, ये तरीका है करने का, मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये सब आपको करना नहीं है। B इंटू मासा होगी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे जानेंगे। और तीसरी संख्या क्या होगी, C इंटू मासा होगी। ये तो रूल हुआ एक। अब अगर हम बात करें इसकी, तो पहली संख्या हमारी क्या है, 1 है, मासा कितना दिया हुआ है 12, तो 12 आ गया। दूसरी संख्या हमारी क्या है 2, यानी B की जगह क्या है 2, और मासा कितना है 12, तो 12 दूना 24। तीसरी संख्या हमारी क्या है C 3, 12 3 36। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 12, 24 और 36। यही तो हमसे पूछा है कि संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 12, 24 और 36। मेन मतलब यही तो है ना कि जो संख्याएं वो 12 से पूरी तरह कटनी चाहिए। भाई 12 मासा का मतलब क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन संख्या जो इन तीनों को काटे, तो 12 से पूरी तरह कटना चाहिए। देखो 12 से 12 भी कटेगा, 12 से 24 भी कटेगा, 12 से 36 भी कटेगा। इसको हम मान ली कि A/B/C में कभी भी इस रेशियो में ऐसे अगर दिया हो तो पहली संख्या A इंटू मासा होगी, दूसरी संख्या B इंटू मासा, तीसरी संख्या C इंटू मासा। इसका मतलब जो भी मासा दिया हो तो पहले इससे गुणा कर दो, फिर इससे गुणा कर दो, फिर इससे गुणा कर दो, जो संख्या आएगी वही हमको मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ये 2 है और ये हमारा क्या है, सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, सही। तो अब हम लोग समझेंगे, ये मैं आपको समझाऊं कि कैसे ये चीजें आती है। कभी भी ऐसे दिया हो 1:2:3, किसी भी अनुपात में दिया हो, 12 से पहले इसको गुणा करेंगे, 12 से ही नहीं मतलब जो भी यहाँ मासा दिया हो, मासा से पहले इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर इसको, पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या ये होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ये सब सवाल आपको अगर कोई और अंक बदल के दे दे तो ऐसा नहीं कि आप ना कर पाए, भाई आप कर ले जाएं, ऐसी संख्या जरूर आपको पता होनी चाहिए, मतलब ऐसे रूल आपको जरूर पता होने चाहिए कि हमको क्या करना है अगर आ गया तो। 3 हो गया, 4 कहते हैं, 4 कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं।
क्या कह रहा है, साफ साफ समझो। एक कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं और कह रहा 80% उत्तीर्ण है, यानी 30 का ही 80% तो निकालेंगे। 30 में जो 80% है वो क्या है, पास हैं, बाकी के क्या है, जो फेल हैं। तो उत्तीर्ण बच्चे बराबर क्या हो जाएगा, कुल बच्चे लिख लो, 30 उत्तीर्ण बच्चे। 30 के जो 80% होंगे वही तो उत्तीर्ण हैं। 30 का 80% यानी 30 का 80%। आपको बताएं का मतलब गुणा होता है, 30 गुणे 80% मतलब 100 होता है। एक जीरो यहाँ से इससे कट जाए, एक जीरो इससे, 8 तरीक कितना हो गया 24, यानी 24 बच्चे क्या हैं, उत्तीर्ण हैं। और 24 ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या है, यानी 24 बच्चे कक्षा में क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। बाकी 6 जो बचे वो अगले साल पढ़ेंगे फिर से इसी में। अगला क्या होगा, 18% का भिन्न बताइए क्या होगा। पांचवा देखिए, पांचवा 18% का भिन्न क्या होगा, का भिन्न होगा। सॉल्यूशन क्या होगा 18% का भिन्न। 18% मतलब प्रति 100, यानी हमेशा 100 नीचे चला जाएगा। काट दो 2 से, 2 नवा 18, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 9/50 आ गए। और यही ऑप्शन नंबर हमारा 4 है शायद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही। समझ में आया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 5 हो गया। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय की तरफ। अति लघु उत्तरीय की तरफ, अति लघु उत्तरीय की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ही है। क्या होता है उत्तर, 100 होता है। 3 अंक की पूछेगा तो 1 के बाद 2 जीरो, जितना भी डिजिट पूछे 1 लिखकर उससे कम जीरो। 2 की पूछता तो 10, 3 की पूछा तो 100, 4 की 1000, 5 की ऐसे करके 10,000, फिर 1,00,000 करके ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें तो 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। 7वां, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है, अब ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, पाई डी बराबर पाई टू आर। जब हमको व्यास दिया होगा तब हम डी लगाएंगे, और जब हमको त्रिज्या दी होगी तो 2r लगाएंगे। क्यों, क्योंकि डी बराबर ही तो 2r होता है भाई। व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2 होती है, तो हम लिख सकते हैं आराम से b बराबर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमेशा याद रख लो। और डी कितना है हमारा, डी 35 है, तो 35 रहने दो। ठीक है, ये जब मन कहे तब लगाना, ये इसके बराबर ये भी होता है, याद रखना। यहाँ हमको डी दिया है, डी मतलब व्यास, डायमीटर। हमको व्यास दिया है तो हम 35 लगा दिए व्यास। 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, और 22 पंचे 1 से 10, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 11। तो परिमाप हमारा यही सेंटीमीटर आ गया, कितना, 110 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा मान लो हमको त्रिज्या दी होती तो हम यह फार्मूला लगाते, पाई इंटू 2 इंटू जो त्रिज्या दी थी वो लगाते, तब हमारा आ जाता। ठीक, 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
किसी तल पर नहीं 24.7 को 24/7 को दशमलव रूप में बदलिए। 24/7 को दशमलव रूप में बदलिए। बदलो। दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। दे दो भाग। 7 को 24 से, 7 त्रिक 21, 4 में 1 गया 3। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, क्योंकि भाई अब पहाड़ा पढ़ नहीं सकते हैं। 7 चौक 28, 10 में 8 गया 2 बचा। पॉइंट लगा है तब तक पॉइंट लगा रहेगा, 3 0 बढ़ा सकते हैं 0। 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। 7 अठे 56, 10 में 6 गया 4। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, बस 3 डिजिट तक हम लोग करते हैं। तो 24/7 का हम लोग दशमलव रूप क्या लिख सकते हैं, 3.428। और जब भी पॉइंट के बाद यहाँ 2 से 2 है तो क्या करने के लिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 to 8 है, यानी अगर 5 से बड़ा तो 1 आगे बढ़ा के लिख दो, लगभग में क्या हो जाएगा, यही रूप आ सकता है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 24.7 का दशमलव रूप क्या होगा, 3.43। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है। अब ये सब क्या है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, 5-5 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन कब ये 5 सेकंड का है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, चीजें पता होगी, तभी आप जान पाएंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है किसी तल में स्थित, किसी तल में स्थित एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने बिंदु हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब बात आती है कि देखो कितने हो सकते हैं। ये एक कोई रेखा है, अब बताओ मैं इस पे कितना बिंदु रख सकता हूं। 1 रख सकता हूं, 2 3 4 बिंदु, मतलब यही। कोई गिनती है इसकी, नहीं है भैया। एक रेखा पर हम कितने भी बिंदु रख सकते हैं, अनंत बिंदु रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तल है, तल बहुत बड़ा है, पूरी पृथ्वी को हम मान सकते हैं, कितना भी बड़ा रेखा खींच सकते हैं, और जितनी बड़ी रेखा उसमें बिंदु आता 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 चला जाएगा, ना कभी रेखा खत्म होगी ना कभी बिंदु खत्म होगा। तो एक रेखा पर हम हमेशा क्या कर सकते हैं, अनंत बिंदु क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उत्तर हमारा क्या होगा, अनंत बिंदु रख सकते हैं, ठीक है, अनंत बिंदु रख सकते हैं, यही हमारा उत्तर होगा। क्या लिखेंगे अगर आ गया तो, ऐसे अनंत बिंदु हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं एक रेखा। दूसरा पूछ रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न अनुपात में कौन सा बड़ा अनुपात है। देखो मैं इसका आपको 2 तरीका बताऊंगा, आपको जैसे समझ में आए वैसे करिए। 10 देखिए, कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। पहला दिया है 2:3 और 5:8। एक बात देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात मतलब बटा होता है, ये भी लिख दो 5 अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 और 5 तेई 15। अब बताओ 16 बड़ा है या 15 बड़ा है, 16 बड़ा है। 16 के सामने कौन सा है, 2/3, तो कौन सा बड़ा है, 2/3 बड़ा होगा किससे, 5/8 से। अगर 15 बड़ा होता तो ये साइन इधर लग जाती, भाई जो बड़ा होता वो तीर मारता है। तो 16 बड़ा है, 16 किससे आया है, 2/3 से, तो 2/3 बड़ा होगा। अगर 2/3 बड़ा होगा तो क्या बड़ा होगा, 2:3 बड़ा होगा। बात वही है, 5:8 से।
या तो आप ऐसे करो, या दूसरा मेथड क्या है, ये सबसे आसान है, आप भाग दे दो, 2/3 है तो 3 से भाग करो 2 को, 3 छक 18, 3 छक, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.666 आती चली जाएगी। और 5 बचे 8 को, 8 से भाग कर दो 5 को, 0.8 छक 48, 10 में 8 गया 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 त्रिक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। अब देखो 0.66 और 0.625 कौन सा बड़ा है भाई, मिलाओ, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, यहाँ 6, यहाँ 2, कौन सा बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 है, तो सबसे हम तुरंत जान जाएंगे कि हमारा आगे वाला ये बड़ा है जो 6 6 6 है। ठीक, तो इसका मतलब 2/3 बड़ा है। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। 2/3 क्या है यहाँ पर, बड़ा है, यानी 2:3 बड़ा होगा किससे, 5:8। आपको ये समझ में आ रहा है ये कीजिए, आपको ये समझ में आ रहा है ये कीजिए, कुछ नहीं करना, दोनों बटे में लिख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर 16 बड़ा है इसका मतलब ये बड़ा है, ये 15 अगर ये बड़ा होता तो ये वाला अनुपात बड़ा होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग, 10 हो गया, 11 की तरफ चलते हैं। ग्यारह क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, चालीस कप बिक गए, बिक गए, ये बिक गए हैं कप, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, ये 140 नहीं है, बिके। देखो शांति से, सिंपल सा तो है, कह रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 60 कप उसके पास रहा, 40 कह रहे बिक गए, कुल कितने प्रतिशत बिके, यही मतलब कि ये जो 60 है, ये 40 है, ये 60 का कितना प्रतिशत है, जितना प्रतिशत होगा उतना ही तो बिका होगा भाई, 40 बिका, 60 का अगर हम 40 निकाल दें, यानी 40 निकाल दें कि 40 60 का कितना प्रतिशत है, हमको पता चल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो बिके कप, बिके कप बराबर क्या हो जाएगा, 40/60 गुणे 100%, यही तो होगा भैया, 40/60 गुणे 100, 0 से काट दो 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 गुणे 100%, 200/3% आ जाएगा। 3 से जरा भाग करो 200 को, देखो कितना आता है, 100 से गुणा हुआ है ये 2, तो 200 हो गए, 3 छक 18, 10 में 8 गया 2, 3 छक 18, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 6 6 आता चला जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, 666.67, क्योंकि बहुत से आता तो एक राउंड ऑफ करके लिख देंगे, तो इतने प्रतिशत कब क्या होंगे, बिके होंगे, इतना प्रतिशत कब बिका होगा, यानी 40/60 का कितना प्रतिशत है, तो 66.77% है। ये करके हम निकाल दिए। ठीक है,
अगला देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सरल कीजिए, इक्वेशन दिया हुआ है, देखना पड़ेगा ऐसे यार। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5, छोटा बंद मझला बंद और बड़ा बंद। अब आपको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बड़ा ब्रैकेट, वो सॉरी छोटा ब्रैकेट। 18 माइनस इसको ऐसा रहने दो, 14 प्लस जो है इसको ऐसा रहने दो, 16 माइनस 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में 5 गया 3, 13 बच जाएगा। छोटा ब्रैकेट का काम खत्म, मझला लगा और बड़ा बना। जैसे जैसे जिसके अंदर का सॉल्व करते जाएंगे ब्रैकेट हटाते जाएंगे। 18 माइनस 14 प्लस 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में 3 बचेगा, खत्म ये भी कहानी। तो 18 माइनस 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 18 में 17 जाएगा, 1 बचेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे। फिर से देखिए, 18 माइनस 14 सीधा सा मतलब है 18 को नहीं कुछ किए, माइनस को नहीं, सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। 16 ऐसा है, 18 में 5 निकालोगे 13 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा रहने दिए। अब हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। 18 से 14 बाहर है, बाहर लिखा दिया। 16 में 13 निकालोगे 3 बचेगा, 3 ही तो बचेगा, 3 लिखा रहने दिया। 18 बड़ा ब्रैकेट 14 और 3 17 होता है, बड़ा ब्रैकेट हो गया। 18 में से 17 निकाल दो, क्या बचा, 1 बचा। चलते हैं 13 की तरफ। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 का कोड बनाइए। 3-4 पेपर में करवा चुके हैं तो इसका तो कोई मतलब नहीं, आप लोग जान चुके होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 क्या कह रहा है, राम ने रुपए 300 में एक रेडियो खरीदा। ठीक, राम ने रुपए 300 में एक रेडियो खरीदा, रेडियो खरीदा। एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। वह उसे कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो क्रय मूल्य क्या है, कितने में वो खरीदा है। 300। कितना लाभ कमाना चाहता हो, लाभ कितना प्रतिशत कमाना चाहता है। लाभ प्रतिशत कितना है हमारा, लाभ प्रतिशत कितना है, 20 है। ठीक, या लाभ 20% कमाना चाहता है तो चाहे लाभ प्रतिशत लिख दो चाहे लाभ 20 है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब लाभ दिया हो, फार्मूला याद कर लो। विक्रय मूल्य बराबर होगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणे में क्रय मूल्य, यही लगेगा फॉर्मूला, लगा दो। 100 को 100 रहने दो, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20, बटे में कितना हो जाएगा 100, क्रय मूल्य हमारा कितना है 300, 0 से डबल 0 करेंगे, 120 गुणे 3
360, यानी 360 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। 360 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20 रुपए का क्या होगा? उसको लाभ होगा। तो उसका विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए? अतः विक्रय मूल्य बराबर कितना आएगा? रुपए 300 में खरीदा, 360 में बेचा, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपए का लाभ हुआ। और 300 में 60 का भी, 300 में 60 कितना प्रतिशत होगा? 20% होगा 300 का 60। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर 360 में खरीदा, निकाल लो, देखो 300 का अगर हम 20% निकालें तो कितना आ जाएगा? 1 जीरो सही है, 1 जीरो सही, 20 दूना 60, 60 ही रुपए तो आ रहा है। इसका मतलब कि अगर वो 60 रुपए में और बेच दे तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी लगा सकते थे फॉर्मूला, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कोई भी सवाल आएगा तो कर लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपान 100 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जो प्लस कितना 100 है, कितने लाभ का कितना लाभ प्रतिशत कितना है? 20 है, तो 20 लिख दिए, बटे 100 है 100, गुणे 300, इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, 100 और 20 कितना होगा? 120। यहाँ 3 बचा था, 3 को गुणा कर दिया, कितना आ गया? 360। यानी 360 रुपए का अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। पंद्रह क्या कह रहा है, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये बढ़िया क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए बताइए जो किससे भाग देने पर, बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। 5 बचे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देखो सॉल्व, हम ऐसा कौन सा संख्या लें, एक ही संख्या हो जिससे इसको भाग दे तो शेषफल 1 बचे, उसी से इसको भाग दे तो शेषफल 3 बचे, उसी से इसको भाग दे तो शेषफल 5 बचे। हम एक चीज किए हैं कि हम वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लें, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लें जिससे ये तीनों कट जाए। समझ रहे हैं? वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल ले जिससे ये तीनों कट जाए। लेकिन ये तीनों कटेगा तो है नहीं, क्योंकि शेषफल इसमें बचने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करें कि जो शेषफल बचेगा अगर वही नहीं होता तो संख्या कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? भाई जैसे हम मान लो 49 को भाग कर रहे हैं किसी से मान लो 8 से भाग कर रहे हैं, 8 से, 8 छक 48, 9 में 8 गया 1। अब एक बात बताओ, अगर हम 8 से भाग के 8 छक 48 1 आया, अगर यही 1 ना रहता, 1 ना आता शेषफल, तो इसका मतलब ये 48, 49 की जगह 48 होता। 8 छक 48 से पूरी तरह कट ना जाता? बिल्कुल कट जाता। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले वो 3 संख्याएं निकालेंगे जो एक बड़े से बड़े नंबर पूरी तरह उससे विभाजित हो जाए। ठीक है, और वही नंबर होगा जिससे हम भाग करेंगे, तो ये क्या होगी? संख्याएं बचेंगी। यानी अगर हम इसमें से 1 निकाल दें तो जो संख्या आएगी वो पूरी से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें से 3 निकाल दें, यानी जो जो शेषफल आ रहा है उसको हम निकाल के बाहर कर दें, तो जो संख्याएं बचेंगी वो इन जो तीनों को काटने वाली कॉमन संख्या उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी भाई, इसी वही तो मासा निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम संख्याएं लिखते हैं। देखिए संख्याएं, 49 से क्या शेषफल बच रहा है? 1, यानी क्या होगा? 48। फिर दूसरा संख्या क्या हो जाएगी?
59 में क्या बच रहा है 3, अगर इसको हम 3 निकाल दें तो कितना बचेगा 59 में, 9 में 3 गया 6, 56। अब जो भी आएगा 56 पूरी तरह कट जाएगा। अब इसको हम निकाल दें 109, 109 में से हम क्या निकाल दें 5, तो कितना हो जाएगा 104। अब हम क्या करेंगे, इन तीन संख्याओं का मासा निकालेंगे, यानी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। अगर वो संख्या इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर देगी तो उस संख्या से जो हम इसको इसको और इसको भाग करेंगे तो यही शेषफल तो बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ये आ रहा है, हम इसको निकाल के अलग कर दिए तभी ये संख्याएं आई हैं। अभी बचेगा मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले मासा निकालिए, किसका किसका मासा, 48, 56 और 104 का। आपको बताए थे सबसे पहले मासा किसका निकाल लेंगे हम, भाग विधि से निकालिए, 56 और 104 का निकालिए। 56 और 104 का 56 से भाग कर दीजिए 104 को, 56 एकम 56, दुगना जाएगा नहीं, 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 4 गया 5, 48 से भाग कीजिए 56 को, फिर एकम जाएगा, 16 में 8 गया 8, 8 से 48 को भाग करेंगे तो 8 छक 48, यानी इसका मासा कितना आ गया, इन दोनों का मासा आ गया 8। अब 8 और 48 का मासा निकालेंगे। अब हम किसका मासा निकालेंगे, मासा 8 और 48 का मासा निकालेंगे। इसमें तो पता ही 8 ही आएगा। देखिए 8 से भाग कर दीजिए किसको, 48 को, 8 छक 48, यानी अगर हम तीनों संख्याओं की मासा देखें तो मासा अगर हम देखें तीनों संख्याओं की किसकी किसकी, 48, 56 और 104 की, तो क्या आ गया है वो 8 आ गया है। यानी जब हम 8 से विभाजित करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे हम इसको भाग करें तो रिमाइंडर बनाए, यानी शेषफल बनाए, इसको भाग करें तो रिमाइंडर 59 है, वो सॉरी 3 आए, और इसको भाग करें तो रिमाइंडर 5 आए। तो अब देखो हम करते हैं भाग, ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसमें आपको करके दिखाता हूँ। ये नोट कर लीजिए, सवाल हो गया। अब मैं ये करना, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये आएगा या नहीं आएगा। यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, उसके बाद क्योंकि जगह नहीं है तो मैं करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद नोट नहीं करना है वो चीज। देखो हम करके दिखा रहे हैं, आता है नहीं आता है भाई, 8 आया है, यानी हम वो संख्या निकाले हैं। हम कह दिए हैं कि 8 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो हम 49 को भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, 59 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, और 109 को भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा। देखो 8 से भाग करो 49 को, 8 छक 48, शेषफल 1 आया, बिल्कुल आया। अब 8 से भाग करो 59 को, शेषफल अब कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 8 छक 48, 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, अरे 8 छक 48, 8 सते 56 ना, जा सकता है ना 56 तक, तो 9 में 6 गया 3, रिमाइंडर 3 बचा है, नहीं बचा। अब 8 को भाग करो, 8 से भाग करो 109 को, 8 इक्कम 8, 10 में 8 गया 2, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, आया है नहीं आया। जब हम इसको 8 से भाग किए तो रिमाइंडर n आया, वही ये कह रहा था कि शेषफल आना चाहिए। जब हम 59 को भाग किए 8 से तब आया शेषफल 3 आया, जो कह रहा था आना चाहिए। जब हम 109 को भाग किए 8 से तो आया कितना 5, वही तो कह रहा था, वही सबसे बड़ी से संख्या बताए। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 8 होगी, वही आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पे चलते हैं। 5a² प्लस 4a-2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 है। एक चीज नोट कर लीजिए, जब a के पावर में -a के पावर में इवन नंबर होगा तो a हो जाएगा, कितनी भी बार इसको गुणा करें, और जब -a के पावर में ऑड नंबर होगा तो -a ही आएगा। ये याद कर लीजिएगा ये चीज, ठीक है। a की जगह कुछ भी हो सकता है, 5a² प्लस 4a-2, a की जो वैल्यू है वो रख दो, a की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर प्लस
4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, -2 जो है -2। अब अभी हम कहे हैं ये 2 इवन है या ऑड है, इवन मतलब सम संख्या, तो 2 सम संख्या है कि नहीं है, 2 सम संख्या है, तो हम 2 का भाग 2 का पावर 2 यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, तो 4 आ जाएगा। और अगर इवन है तो यहाँ प्लस आएगा यानी यहाँ भी प्लस आएगा, तो 5 × 4 हो गया, प्लस 4 से -2 से करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। भाई ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, और 4 दूनी 8 हो गया, -2 5 चौक 20 हो गया, -8 और -2 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 2 10, और 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अगर ये ना समझ पाए तो ये याद रखिएगा, जब भी माइनस यहाँ रहे और यहाँ सम संख्या जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 18 20, जो भी अगर यहाँ सम संख्या, तो इसको कितनी भी बार गुणा करेंगे ये माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा, जो होगा जितनी बार गुणा करेंगे। और जब यहाँ ऑड हो जाएगा, यहाँ ऑड जैसे यहाँ 3 हो जाता, 5 हो जाता, तो ये माइनस आगे आता, माइनस प्लस ना होता। अच्छा क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो -2 है इंटू -2 है, जब 2 × 2 4 हुआ, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इवन में हमेशा प्लस हो जाएगा, ऑड में हमेशा माइनस रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। 16 के बाद 17 पे चलते हैं। सत्रह एक चित्र दिया हुआ है, सर्किल। देखो ये सर्कल है, एक ये रेखा गई है यहां से, ए सी, ये ओ, ये बी है, ये सी है। सॉल्यूशन। त्रिज्या क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए आप लोग पहले। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित, केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। अब देखो भैया, इसका पहला जो क्वेश्चन वो ए कह रहा है, ए का हम आंसर अब दे रहे हैं। देखो जरा, एक बात बताओ, यह वृत्त का केंद्र है, ओ बीच में जो रहता है, ये ओ केंद्र है। ओ से ए को कौन मिला रहा है, ओ ए, तो ओ ए त्रिज्या हो गई। ओ से सी को कौन मिला रहा है, ओ सी, ये बी है, तो ओ सी त्रिज्या हो गई। और ओ से बी को कौन मिला रहा है, ओ बी, तो ओ बी त्रिज्या हो गई। तो यानी त्रिज्या इसमें क्या हो जाएगी, ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी, ये त्रिज्या हो गई। पहला ही क्वेश्चन कहला है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, तो 3 त्रिज्या के तो नाम हो गए। ठीक, अगला ये कह रहा है, दूसरा बी कह रहा है कि जीवा के नाम लिखिए, 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवाओं मतलब जीवा क्या होता है, जीवा बताए थे आपको कल वाले लेक्चर में, जीवा की डेफिनेशन लिखवाए हैं कि वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, वृत्त पर स्थित हो, ओए जीवा नहीं होगा कभी, क्योंकि ये वृत्त पर नहीं, दोनों बिंदु वृत्त पर स्थित होने चाहिए। क्या ए वृत्त पर है और बी वृत्त पर है, बिल्कुल है, तो ए भी हमारा जीवा हो जाएगा, ए भी जीवा हो गया। दूसरा, क्या ए वृत्त पर है और सी वृत्त पर है, बिल्कुल है, तो ए सी हमारा जीवा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बी वृत्त पर है, सी वृत्त पर है, बिल्कुल है, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। एक बात बताओ,
क्या ओ भी जीवा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ओ बीच में है, वृत्त के सर्कल पर नहीं है, यहीं पर होना चाहिए, अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए, ये इंटीरियर पार्ट में अंदर है वृत्त के, तो ओ भी कभी भी हमारा जीवा नहीं होगा, ओ ए जीवा नहीं होगा, ओ सी जीवा नहीं होगा, ये क्या होगा? सारी त्रिज्याएं होंगी। अगला कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। आपको पता होगा कि वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। या हम और आपको एक डिफिनेशन बताए थे, लिखवाए हैं कल वाले लेक्चर में, कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। देखो, जो केंद्र से जाएगा वही सबसे बड़ी होगा, क्योंकि इधर नीचे इससे छोटा, नीचे नीचे जितना जाओगे उससे छोटा, ऊपर जाओगे तब भी छोटा होता चला जाएगा। जो वृत्त के केंद्र से जीवा जाएगी वही क्या होगी? व्यास होगी। तो यहाँ व्यास क्या है? AC है, क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? AC हमारा व्यास हो जाएगा। डी क्या कह रहा है? वृत्त का केंद्र बताइए। केंद्र तो O ही है, तो O केंद्र है। आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। या वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। दोनों कह सकते हो, ठीक है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम अर्ध वृत्त कहते हैं। ये अर्धवृत्त है, वो सब बात की बात है, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? यहाँ पर ये क्या है? 3 त्रिज्याएं हैं, लिख लीजिए आप लोग। ये क्या है? जीवाएं हैं। ये क्या है? व्यास है। और ये क्या है? केंद्र। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। लिख लो क्वेश्चन। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 10 वर्ष बड़ी है। चार वर्ष पहले सलमा की आयु 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु ज्ञात करो। करो। सलमा अपने बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अच्छा, सलमा अगर रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है तो हमको रेशमा की आयु पता होनी चाहिए। मान लो रेशमा अगर 5 साल की है तो सलमा 15 साल की हो जाएगी। और हमको रेशमा लेकिन हमको रेशमा की आयु पता नहीं, तो हम एक की आयु तो हमको माननी पड़ेगी, और किसकी? रेशमा की। तो हम मान लिए रेशमा X साल की है। हम मान लिए रेशमा की वर्तमान आयु, अभी रेशमा कितनी साल की है? रेशमा की वर्तमान आयु X वर्ष है। हमें नहीं पता कितना है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 70, 80 कितने साल की मुझे नहीं पता, मैं X वर्ष मान लिया। अच्छा, अगर हम रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है ना, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी, ठीक है। तो रेशमा की अगर वर्तमान आयु X वर्ष है तो सलमा की क्या हो जाएगी भैया? सलमा की वर्तमान आयु
x प्लस 10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी भैया? सलमा जितनी होगी उतनी तो होगी 10 साल और बड़ी। मान लो सलमा 6 साल की है तो ये 6 प्लस 10, रेशमा 16 की होगी, तभी तो 10 साल बड़ी होगी। तो x प्लस 10 वर्ष है। अच्छा 4 वर्ष पहले की बात अगर हम करें तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु क्या रही होगी? x माइनस 4 वर्ष होगी, नहीं होगी? जैसे अगर आज आप 10 साल के हैं तो आज के 4 साल पहले आप 6 ही साल के तो रहे होंगे। तो आज अगर रेशमा x साल की है तो 4 साल पहले 4 साल घटेगा तो इसमें से, तो x माइनस 4 साल की रही होगी। और 4 साल पहले सलमा कितनी साल की रही होगी? सलमा की आयु क्या होगा? x प्लस 10 माइनस 4, यानी कि x प्लस 6 साल की रही होगी। यही तो होगा। 10 में 4 गया, 6 बचा। प्रश्नानुसार, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्नानुसार, ये तो हम अपने मन से निकालें। ये कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु क्या है? रेशमा के आयु की दोगुनी थी। 2 इंटू एक्स माइनस, नहीं समझ पाए होंगे आप लोग। कह रही है कि 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु ये थी और 4 वर्ष पहले सलमा की आयु ये थी। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो सलमा की आयु थी, सलमा की आयु ये, वो रेशमा के आयु की दोगुनी थी। यानी अगर हम रेशमा की आयु को दोगुना कर दे तो सलमा के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सलमा दोगुनी थी रेशमा की। यानी अगर रेशमा 4 वर्ष पहले 10 साल की तो सलमा 20 साल की थी। तो हम रेशमा को भी क्या कर दिए? 20 साल बना दिए। सॉरी, हाँ, रेशमा को भी हम 20 साल बना दिए, तो वो सलमा के बराबर ही तो होगी। तो दोगुनी थी, इसलिए हम क्या कर दिए? बराबर कर दिया इसको। यानी x प्लस 6 बराबर 2x माइनस 4 हो गया। तो x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा? 2x और माइनस 8 इधर आ जाएगा। x माइनस 2x बराबर माइनस 8 और माइनस 6। भाई इधर आएगा माइनस रहेगा, इधर जाएगा प्लस होगा, माइनस x बचेगा। 2x में एक x घटाएंगे, x बचेगा। भैया बड़ा क्या है? -2 8 और 6 14, माइनस 14। यानी x बराबर कितना आ गया? 14। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर रेशमा की आयु कितनी है? वर्तमान आयु x बराबर 14 वर्ष है, तो रेशमा की कितनी होगी? x बराबर 14 प्लस 10, 24 वर्ष। यानी अब अगर रेशमा कितनी है? अब अगर रेशमा 14 साल की है तो सलमा कितनी साल की है? अब 24 साल की है। अच्छा 4 वर्ष पहले निकाल दो जरा। 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? 10। 4 निकाल दोगे, 4 वर्ष पहले 10 साल की, तो ये 4 वर्ष पहले कितनी साल की होगी? 20 साल की होगी। और यही ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। तो 4 वर्ष पहले रेशमा 10 की होगी और सलमा 20 की होगी, तो 10 दूना 20, दोगुनी ही तो रहे होगी सलमा। तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम से सही है। तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु 14 वर्ष रहेगी और ये कितनी रहेगी? 24 वर्ष रहेगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। कोशिश कीजिएगा कि अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स कर लें, पिछाड़ लें, पीछे करके देखें फिर से, फिर एक बार 2 बार देखें, तुरंत अगर ना समझे तुरंत पीछे करके देखें क्वेश्चन, तो आपको हो सकता है लैंग्वेज समझने में देर लगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आप कोशिश करेंगे 2 से 3 बार इन चीजों को देखेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स खुला है, आप निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए। आप नहीं समझ में आ रहा है वो भी दीजिए, कोई सजेशन भी दे सकते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। मैं पूरी तरह सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अच्छी तरह से मैं जितना मुझसे हो सके मैं बताऊं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 2020 सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।